मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, यूपीएससी सीसैट 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चंस का रेशो बहुत बढ़ा और 30 सवाल मेरे बच्चे सीसैट 2019 में पूछे गए। मैं उन 30 के 30 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड वीडियो आपको पेश कर रहा हूं। कहते हैं यार 8 अंकों की एक संख्या 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है तो बी के कितने मान संभव है। देखो यार भाई, 3 से डिवाइड करनी है तो 4 और 2 6, 3 से भाग हो जाता है। 7 और 2 9, 3 से भाग हो जाता है। 4 और 5 9, 3 से भाग हो जाता है। 6 3 से भाग हो जाता है। तो बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। तो बी की वैल्यू रख सकते हैं 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9। भाई बी की तो यही वैल्यू रख सकते हैं ना, 0 3 6 9। तो उसने कहा कि बी के कितने मान संभव है, तो बी के 4 वैल्यूज पॉसिबल है। 0 3 6 9, 0 3 6 9। 3 नहीं बेटा, 4। भाई जीरो, बी की जगह 0 भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि उसने ये कहा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 का मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 0 रखोगे तब भी हो जाएगा। तो आंसर आएगा 4। देखिए बाबू, संख्या में ये कह रहा है कि भाई कोई नंबर है 1 3 6, इसमें कोई नंबर जोड़ रहे हैं हम 5 बी, और यहां हम लिख रहे हैं 7। इसको जब जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 7 ए, और यहां आ रहा है 3। क्या ये रहा है कि भाई 7 A 3 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। 7 A 3 ऐसा नंबर है जो 3 से भाग हो रहा है। तो मन मन में जोड़ोगे इसे तो 7 और 3 10, तो 10 जमा ए आया। तो 10 जमा ए ऐसा नंबर होगा जो 3 से भाग होगा। तो 10 में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो 3 से भाग देना बताया था। 3 3 9, यहां तो बचेगा 1। अब 1 में क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 2 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो। क्योंकि एक में 2 जोड़ा 3 भाग हो जाएगा, एक में 5 जोड़ा 6 3 से भाग होगा, एक में 8 जोड़ा 9 3 से भाग होगा। यानी सारी बात तय रही कि आप ए की जो वैल्यू है ना, अब मर्जी है, 2 भी रख सकते हो। 2 सेट नहीं होगी तो 5 सेट करना, 5 सेट नहीं होगी तो 8 सेट करना। बस यही वैल्यू सेट होगी। अगर आप इतनी बात समझ गए तो मोटा मोटा सारा गेम आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? अब देखिए ध्यान से। अब यार 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल 1। अब मेरे बच्चे 1 और 3 4। अब एक बात यह भी ध्यान रखना कि मुझे यहां पे भी एक हासिल चाहिएगी। क्यों? क्योंकि 1 और 5 हुआ 6, 6 में एक जोड़ा 7। तो यहां ऐसा डिजिट लेना है जिसको इनको जोड़ के हासिल आए, है ना? नहीं तो 5 और 1 6 ही रह जाएगा, 7 बनेगा ही नहीं। तो भाई बी की वैल्यू क्या ले, तो 3 और 1 4 है। तो 4 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। अगर मान लो 2 नहीं रख रहे हो या तो आपको भी फिर तो 1 लेना पड़ेगा। और अगर 1 लोगे तो 3 और 1 4 और 1 5, लेकिन फिर यहां हासिल नहीं आएगी। तो देखो यार, क्या 8 बन सकता है? तो सर 3 और 1 4, तो इसे 4 लेना पड़ेगा। लेकिन 4 ले लोगे तो 8 बन जाएगा, लेकिन यहां पे एक हासिल नहीं आएगी। तो कुल मिला के कहानी यही है कि तभी संभव होगा जब यहां 2 होगा। तो 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़े के 2 आए 8। तो 3 और 1 4 और 8 12, 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7। तो बी का इकलौता मान है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी का मान होगा यहाँ पे 8। हाँ जी। सवाल में कह रहा है इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कहता है अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो फुटबॉल प्लेयर है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट की जर्सी पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो क्रिकेट खेलता है। अब कहता है 1 से 100 तक के नंबर असाइन किए हुए बच्चों को, यानी 100 बच्चे होंगे तो सब कोई, किसी को 1 नंबर दी, किसी को 2, किसी को 3, ऐसे दिया है। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, हाउ मेनी प्लेयर
क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। कितने ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट और हॉकी ना क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो मेरे बच्चे करो क्या, डिवाइड और 6 से भी, क्योंकि क्रिकेट से होने के लिए 6 से भाग जाना चाहिए, फुटबॉल से होने के लिए 4 से। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो, क्या है जी 12। यानी 12 एक ऐसा नंबर होगा मेरे बच्चे जो दोनों से भाग जाएगा। मतलब जिस जिसकी जर्सी पे 12 नंबर लिखा होगा या 12 से भाग होने वाला नंबर लिखा होगा, मतलब 12 का मल्टीपल लिखा होगा, वो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलेगा। जैसे 12, 24, 36, 48 एंड सो। तो मेरे बच्चे संख्याएं कितनी है? 100। तो 100 को 12 से भाग देंगे, 12 8 96। तो इसका मतलब 8 खिलाड़ी ऐसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो। 8 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। मैं 4 बता रहा हूं, वो 7 ढूंढ रहे हैं बेचारे। क्लियर है भाई, मेरी बात समझ में आ गई? आओ देखो, और इसकी मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा, बाकी पहले कॉन्सेप्ट से बताता हूं। देखो यार, बड़े ध्यान से समझना। 1 से 99 तक, 100 से 199 तक, फिर 200 से 299 तक, और ऐसे ही चलते रहोगे तो 900 से 999 तक। आप ये बात जानते हैं कि भाई यूनिट डिजिट पे जो 5 है ना, वो हर एक में 10 ही बार आएगा, चाहे कितना कर लो 10 ही बार आएगा। 10th डिजिट में भी 5 है ना, 10 ही बार आएगा। आपने कहा सर मामला बिल्कुल सेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये कितनी संख्या है भाई? यहां से यहां तक की 10 है भाई। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ऐसे ये 9 है, तो ये 10 गैप हो गए। समझ गए? 10 गैप। तो 10 ढाई 100, यानी 100 बार तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, है ना? 5 ही था ना। और 100 ही बार मेरे बच्चे 10th डिजिट पे 5 आएगा। और बीच में एक सेटिंग खराब होगी, कहां? 500 से 599 की। यहां क्या खराब होगी सर? देखो यहां यूनिट डिजिट पे तो 10 ही बार आएगा, 10th डिजिट पे भी 10 बार आएगा, लेकिन मेरे बावले भाइयों 5 100 डिजिट पे भी तो आएगा, तो 100 ये वाला हो गया। तो ये 100 एक्स्ट्रा और जोड़ दो, तो आंसर होगा 300 बार। 300 बार आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 300 बार। बात पल्ले पड़ेगी। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं। देखो, जब भी किसी सवाल में ऐसा हो कि वो ये कहे कि 1 से 10 की किसी भी पावर तक, 10 की पावर n तक कोई भी डिजिट कितनी बार पूछा, मतलब कितनी बार यूज किया गया, 1 2 3 0 5 6 7, ये कोई भी डिजिट कितनी बार यूज किया गया, तो इसका एक बेसिक लॉजिक है कि 10 की पावर n है तो n यहां लिखो, इनटू में 10 की पावर n-1 इतनी बार लिखा जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में ध्यान दोगे तो क्या था? 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, कहां भाग जा रहा है? 1 से 1000 तक। तो 1 से 1000 तक, 1000 को मेरे बच्चे क्या लिख सकते? 1 2 3 है, तो 1000 को हम लिख देते 10 की पावर 3। तो पावर 3 थी तो 3 आगे लाओ, 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 3, 10 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2, 10 की पावर 2 माने 100, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, यानी 300 बार आएगा। कोई भी डिजिट, जरूर नहीं 5, 1 2 3 4 5, कोई भी डिजिट आएगा। यहां ट्रिक बन रही है तो मैंने बता दिया आपको, जहां नहीं बनेगी वहां नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि भाई 1 से 100 तक 8 कितनी बार आएगा? मत दिमाग दौड़ाओ। 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2, तो 2 आगे ले आओ, 10 की पावर 2 माइनस 1, 2 में 1 गया, 1 2 ढाई 20, यानी 20 बार आएगा। सो ट्रिक है। हाँ जी, मैं आपको अगर ये कह दूं कि भाई 1 से 1 लाख तक 4 कितनी बार आएगा? चाहे वो इकाई के अंक पे हो, दहाई के अंक पे हो, सैकड़े पे हो, हजार पे हो, 10,000 पे हो, लाख पे हो, 4 कितनी बार आएगा? तो ये आसान है क्योंकि जीरो वाली कहानी सेट हो रही है। तो आपको हो गया, देखो सर ये बना 10 की पावर 5, 5, 10 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 में गया 4, 10 की पावर 4, मतलब 5 के बाद 10 की पावर 4 यानी 4 जीरो। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरी बात समझो, आपके यहां जो सवाल है वो थोड़ा हिला डुला के पूछता है, इसलिए अगर आप केवल ट्रिक बेस कहीं पे भी पढ़ोगे तो फंस जाओगे। कुछ जगह ट्रिक लग जाती है। अगर मान लीजिए
इससे पिछले वाले सवाल में यहां 100 की जगह वो यहां लिख देता 700 तक, बताओ तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 700 को आप 10 रेज टू पावर समथिंग नहीं लिख सकते हैं। तो वहां आपको इसका दिमाग यूज करना पड़ेगा, बिना इसके दिमाग के आप यूज के नहीं कर पाएंगे चीज को। मेरी बात समझे कि नहीं मेरे भाई? अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना, यस या नो, कुछ तो बोलो, तभी तो पता चलेगा मेरी बात समझे कि नहीं तुम। लेंदी भी नहीं, दूसरा क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि वो 3 डिजिट फालतू बच रहे तो कम करने हैं बढ़ाने किससे। इसलिए जो मैंने कहा वो बड़ा सीधा सपाट रास्ता दिया आपको। देखो, जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूं ना इस सवाल में, तो मेरी नजर में 3089 आ रहा है, मैं बस इतने पे फोकस कर रहा हूं। मैं जानते हो क्या करूंगा, मैं इसे 2889 घटा दूंगा डायरेक्ट। टाइम थोड़ी लगना मेरा, जीरो जीरो 10 में 8 गया, 200 आ गया। अब मैं इसे 4 से भाग दे दूंगा, क्यों? क्योंकि 999 में आते इतने डिजिट, 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट आने, 4 से भाग दूंगा 50। 999 में जानते हो 50 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 999 50 जोड़ूंगा तो आएगा 1049। डायरेक्ट ये मेरा आंसर है। ये है बच्चे का काम, मेरा काम ये नहीं है। मेरे को समझाना पड़ेगा इज्जत से, फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सवाल को। कैसे? कि मेरे बच्चों, ये जो डिजिट है ये 2889 से ज्यादा डिजिट है, तो इसके साथ खेलो करो। खेलो कैसे जी? 1 से 999 तक आओ, 999 नंबर हो गए जी। आपको ऐसा सब नहीं करना है जैसा मैं कर रहा हूं, और 2889 डिजिट है। अब गिनती लिखो जी 1000 से, और यहां हर नंबर में क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी 4 डिजिट है। 3089, शून्य, 8 में 8 गया शून्य, 10 में 8 गया 200। तो यहाँ हर 4 डिजिट से एक नंबर, तो 4 से भाग देंगे 50, तो 50 नंबर में डायरेक्ट जोड़ के दिखाऊंगा, 9 नोट 5 14 नोट 10, यानी 1049 नंबर। तो ये मेरा समझाने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है। एक बार समझ गए तो फिर आप अपने हिसाब से चलाएंगे। जब शुरुआत में गाड़ी सीखते हैं तो हर बार ब्रेक गियर ब्रेक गियर ब्रेक गियर, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर आप अपनी स्पीड पे दौड़ाते हैं गाड़ी। तो मेरे बच्चे, ये सवाल सीसेट 2019 में आया, पूछा कि 3089 अंकों का प्रयोग हुआ तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? तो मुझे लगता है जवाब मिल गया आपको। देखिए मेरे बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो कहता है कि एक्स वाई और जेड को कितने मान संतुष्ट करते होंगे जहां एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है। मेरे बच्चे, तीनों के तीनों मान नेचुरल नंबर है, तो एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो इसका एक तरीका है, मैं एक्स को 1 रख लेता हूं, आपने कहा ठीक है। इसको भी 1 रख लेता हूं, 1 और 1 2, तो ये क्या लेना होगा 4। इसको 1 रखते हैं, इसको 1 की जगह 4 रख लेते हैं, ये 1। यह तरीका ये है कि इसे पहले फिक्स कर दिया, अब इसको 1 किया तो ये 4, अब यहां 2 करेंगे तो सर 3 लेना होगा। अब ये 1 है, तो यहां मेरे बच्चे 3 करोगे तो 3 और 1 4, तो यहां 2 लेना होगा। 1 और 4 5, तो यहां 1 लेना होगा। यानी यहां पे मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू 1 लेके चलता हूं तो ये तरीके मेरे पास पॉसिबल है। अगली बात, अगर मेरे बच्चे मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो x की वैल्यू 2 ले लूं तो आप कहेंगे यहां 1 रख लेते हैं, तो 2 और 1 3, तो इसको जड़ को क्या लेना होगा 3, क्योंकि जोड़ 6 लाना है। ये 2 फिक्स कर दिया, यहां 2 ले लेते हैं, तो 2 और 2 4, तो यहां कितना आ जाएगा 2 6। यहां 2 ले लेते हैं, यहां 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 5, तो ये क्या है मेरे बच्चे 6। अब यहां 2 ले लेते हैं, तो यहां 4, तो ये 0 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहा उसने, तो नेचुरल नंबर 0 होता ही नहीं। अगला पेयर बनाते हैं,
कि सर अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3 ले लें तो भाई ये 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1 ले सकते हो, 3 और 1 4, तो ये आया 2। अगर ये 3 है तो इसको 2 ले सकते हो, 3 और 2 5, तो ये कितना आया 1। बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ पॉसिबल है जी? नहीं। अब अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो सर 4 लेते हो तो इसे 1 5 ले लो, तो ये 1 6। यही तरीके मेरे बच्चे कुछ और है। तो मेरे बच्चे एक तरीका, दो तरीका, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के मेरे बच्चे 10 तरीके से ये संख्या संभव है। सीसैट 2019 का क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी कोई दो अंकों की संख्या ए बी, इसके अंकों के क्रम को पलट दिया बी ए, तो कहता है इनका अनुपात हो जाता है 4:7। तो मुझे आप सिर्फ ये बताना ए बी की वैल्यू क्या हुई प्लेस वैल्यू की फॉर्म में 10a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या हुई जी 10b प्लस ए। कहता है जी ये रेशियो जो है 4/7, 7 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 70a जमा 7b 40b जमा 4a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आया 66a और यह आया 33। तो a अपॉन b का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/2 है। इसका मतलब ये बना कि a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है तो मेरे बच्चे b की वैल्यू 2 है। अब कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव है, तो मेरे बच्चे नंबर है ए बी, जो डिजिट यहां लोगे उससे डबल यहां लेना होगा। अगर यहां 1 लिया तो यहां 2 लेना होगा, यहां 2 लोगे तो यहां 4 लेना होगा, यहां 3 लोगे तो यहां 6 लेना होगा, यहां 4 लोगे तो यहां 8 लेना होगा, यहां 5 लोगे तो यहां 10। लेकिन 10 तो डिजिट ही नहीं है, 10 तो एक संख्या हो गई, इसलिए मेरे बच्चे 5 यहां से कट जाएगा और हमारा जवाब होगा कि 1 2 3 4, ये सर केवल और केवल 4 ही संख्याएं पॉसिबल है। केवल और केवल मेरे बच्चे कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 4 संख्याएं पॉसिबल हो। देखिए मेरे बच्चे सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की एक लाइन बहुत प्यारी है और वो है ऑलवेज, सदैव। यहीं से सब कुछ डिफाइन हो जाएगा इस ऑलवेज वर्ड से। सवाल में कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, यानी 25 ले सकते हो, 26 ले सकते हो, 27 ले सकते हो एंड सो ऑन। और y की जो वैल्यू है ना वो 40 ले सकते हो, 39 ले सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 40, 38 ऐसे ले सकते हो। यानी y की वैल्यू आपको ऐसी चाल में देनी पड़ेगी। अब शब्द देखना ऑलवेज, ऑलवेज शब्द जबरदस्त है ना। तो पहला ही सवाल है x इज ग्रेटर देन y, कि भाई x का मान y से बड़ा होगा। x का मान y से बड़ा होगा बिल्कुल जरूरी नहीं, मैंने ये 25 ले लिया, ये 40 ले लिया, तो x तो बड़ा नहीं होगा 25 से। तो उसने ऑलवेज शब्द लिखा है ना, काट दिया। कह रहा y माइनस एक्स जो होगा, y माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा 15 से बड़ा होगा। ऑलवेज शब्द जहां लिखा है मुझे उसे गलत प्रूफ करना है बस। तो भाई y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 15। मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि नहीं होगा। कैसे भाई ये बताओ, मैं y की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 28 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं क्योंकि 40 से छोटा होना चाहिए। और x की वैल्यू मैं 27 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, तो क्या 1 हमेशा 15 से बड़ा होगा? नहीं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी मेरे बच्चे गलत है, बी स्टेटमेंट भी गलत है। डी पे आते हैं अभी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। कहता है x प्लस वाई जो होगा ना वो हमेशा ही मेरे बच्चे 65 से बड़ा या 65 के बराबर होगा। ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है मेरे बच्चे? कि भाई y की वैल्यू 40 से छोटी मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं 5 ले लूं, और x की वैल्यू मैं 25 ले लूं। भाई जो उसने कंडीशन दी वही तो ले रहा हूं, तो 25 जमा 5 30, तो ये तो 65 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैं फिर अपनी बात समझाता हूं, दोहराता हूं, जहां ऑलवेज वर्ड लिखा है ना वहां आपको उल्टी चाल चलनी है, यानी प्रूफ क्या नहीं हो सकता उस पर आइए। अब आते हैं ऑप्शन सी, कहता है y माइनस एक्स हमेशा ही 15 से छोटा होगा।
ध्यान देना, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मेरे बच्चे हर हाल में 15 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू छोटी से छोटी 25 ले सकते हो और y की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या होगी? 40। तो 40 में 25 गया 15। एक्चुअल में y की वैल्यू 40 से छोटी जाएगी और x की वैल्यू 25 से बड़ी होगी, तो धीरे धीरे डिफरेंस कम होता चला जाएगा, है ना? धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाएगा। कुछ जगह होगा कि x की वैल्यू y से बड़ी चली जाएगी तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, और 15 के बराबर या 15 से छोटा होना मतलब माइनस की सारी वैल्यू समेट लेगा। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, आइए बाबू, 75, 77, 79, 81, 85, 88 कह रहा है यार इसे 100 से डिवाइड करो। तो देखो मेरे बच्चे, 25 से काटेंगे 3, 4, 4 से काटेंगे 22, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो मतलब मेरे बच्चे रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 0, है ना? कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगी? आओ यार, अच्छा सवाल है। कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा हो। हाँ जी, ठीक है ना? और हमें एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो 1 और 2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, इससे समझते हैं। अब कहता है कि इसके अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से बड़ी है से बढ़ा दिया जाए। कहता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ बढ़ा दिया जाए। लेट से मैंने एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरे बच्चे 2/3। तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि भैया सॉरी, कि जो रिजल्ट आया ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमेशा कम आएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी जी? 1/2 यानी 0.5, और रिजल्ट क्या आया? 2/3 यानी 0.6। आपने कहा जी बात तो सही है, ये 0.6 आया, ये 0.5 आया, ये तो बड़ा आएगा, छोटा तो आएगा ही नहीं। छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने 1/2 थी ओरिजिनल फ्रैक्शन, 2 यहां जोड़ दिया, 2 यहां जोड़ दिया, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 4। तो यहां वैल्यू आई 0.75, और ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी 1/2 उसकी वैल्यू क्या थी? 0.5। यानी रिजल्ट छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। तो उसने पहली स्टेटमेंट ये कहा कि हमेशा ही ओरिजिनल फ्रैक्शन से रिजल्ट छोटा आएगा, ये बात गलत है। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये बात सही है, हमेशा बड़ा आएगा। ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, गलत बात है। सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, ये भी गलत बात है। हम क्लेम कर सकते हैं और हमेशा ही ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा यहां पे राइट आंसर। अब आप खुद ही देखिए कितना समय लगेगा आपको। वही एक बात आई है, सीता और गीता क्रम से हर 2 दिन के अंतराल पे और 3 दिन के अंतराल पे बात तैरने जाती है ना? तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो मतलब छठवां जो दिन होगा ना, छठवां जो दिन होगा इनका, छठवें दिन दोनों एक साथ होंगी भाई। ये जैसे मान लो दोनों ने यहां शुरू किया, तो दूसरे दिन तैरेगी पहले वाली, फिर चौथे दिन तैरेगी, फिर छठे दिन तैरेगी, और जो ये वाली है ये तीसरे दिन तैरेगी और फिर छठवें दिन भी तैरेगी। तो छठवें दिन दोनों तैर रही होंगी। तो कह रहा है 1 जनवरी को दोनों साथ थी, 6 दिन के बाद की कहानी, तो 6 और जोड़ देंगे, यानी 7 जनवरी को दोनों एक साथ तैर रही होंगी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है सुनीता कट्स ए शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। फर्स्ट इज इक्वल टू द एवरेज, हाँ यहां देखना, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ
D3 सिंगल डिजिट ओड प्राइम नंबर। मेरे बच्चे सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या होते हैं साहब? तो आप कहेंगे जी 2, 3, 5, 7, लेकिन दो कैसा है? इवन है, उसे चाहिए और। तो कहता है जो पहला मतलब एक कोई सीट है पेपर की, उसे 3 टुकड़ों में बांटती है। जो पहला टुकड़ा है ना, वो पहले सिंगल 3 प्राइम डिजिट जो है, 1 डिजिट प्राइम नंबर है, उनके एवरेज के बराबर है। तो एवरेज निकालना है तो 3 और 5 8 और 7 15, 15 को 3 से भाग दो क्योंकि 3 नंबर है, तो एवरेज आया मेरे वही 5। तो यानी वो ये कह रहा है कि पहली सीट की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो 5 है, ये 3 सीट है। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द सेकंड पीस, और कहता है जो सेकंड पीस है उसकी जो लेंथ है वो पहले पीस प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड पीस। तो थर्ड पीस की लेंथ मैं मान लेता हूं x है, तो इसकी जो लेंथ है वो पहला पीस जमा में इसका 1/3 के बराबर है। यानी सेकंड पीस की लेंथ फर्स्ट प्लस थर्ड का 1/3 इसके बराबर है, ऐसा कहा द थर्ड पीस। और कहता है जो तीसरा टुकड़ा है इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। और कहता है जो तीसरा टुकड़ा है वो इन दोनों टुकड़ों के जोड़ के बराबर है। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें मेरे भाई, तो कह रहा है जी बराबर आ जाएगा तीसरे। जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 जमा x/3 बराबर एक्स। x/3 उधर जाएगा, माइनस करेंगे तो यह आएगा 2x/3। 10 2 से काटा 5, तो x की वैल्यू आई 15। यानी मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरा टुकड़ा है उसकी लेंथ है 15 यूनिट, है ना। हमसे पूछा क्या है? अच्छा, टोटल लंबाई बतानी है। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है ही, तो ये 15 है, तो इसका मतलब इन दोनों की लेंथ 15 होगी। तो मेरे बच्चे 15 जमा 15 यानी 30 यूनिट। तो मेरे बच्चा ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कि भाई कागज के टुकड़े की पूरी जो लंबाई है वो 30 यूनिट है। कागज के टुकड़े की पूरी लंबाई कितनी मेरे बच्चे? 30 यूनिट है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस। कहता आपके पास 1 रुपए, 10 रुपए और 50 पैसे ना 50 रुपए हैं के सिक्के हैं, या समझो अमाउंट है इतने इतने के नोट है। 1 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है। और जो आपको बिल का भुगतान करना है ना, वो बिल का जो भुगतान करना है मेरे बच्चे वो करना है 107 रुपए वाले बिल का। तो करा कितने तरीके से आप 107 रुपए के बिल को चुका सकते हैं? कितने तरीके से आप 107 रुपए के बिल को चुका सकते हैं? देखो यार, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आप हमेशा सबसे बड़े वाले नोट को पकड़ा करो। 50 रुपए का, 10 रुपए, 7 रुपए, 1 रुपए। देखिए यार, अगर आप थोड़े से समझदार है तो आप ये बात तो जान गए कि 107 रुपए जो है ना, उसमें 100 रुपए ही ऐसे हैं जो इन दोनों से बन सकते हैं। 7 रुपए का जो अमाउंट है ना, वो ना इससे बन सकता ना इससे बन सकता, वो तो इसी से बनेगा, है ना। यानी हर हाल में 1 रुपए के मुझे 7 सिक्के लेने ही पड़ेंगे। तो इसके मैंने कुछ केसेस बनाए जिसके थ्रू इस सवाल को आप समझना ज्यादा आसान कर पाओगे पेपर में। ऐसे ऐसे देखना, अगर मेरे बच्चे मैंने 50 रुपए के 2 सिक्के ले लिए, 50 रुपए के 2 सिक्के ले लिए, तो मेरे पास धन हो गया 100 रुपया। अब इसका मुझे एक भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 107 रुपए बनाना है, तो 7 सिक्के मुझे लेने होंगे 1 रुपए के, तो यहां मेरे बन गया 107 रुपए। पहला तरीका तो वही है। दूसरा तरीका, अगर मैं 50 रुपए का एक ही सिक्का लूं तो धन हो गया 50। बिल्कुल ठीक है, धन हो गया मेरे बच्चे 50 रुपए। आपने कहा जी बात सही है, मानते हैं, धन हो गया 50 रुपए। अब मैं ये भी काम कर सकता हूं कि मैं 10 रुपए का एक भी सिक्का ना लूं, तो 50 रुपए हो गया, बाकी जो 57 रुपए वो 57 के 57 में ले लूं 1 रुपए के सिक्के। आपने कहा ठीक तरीका है, हाँ है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जी? मैं यहां से 50 रुपए लूं, 10 रुपए का एक ही सिक्का लूं, तो 50 और 10 कितने हो गए? 60, बाकी 47 सिक्के ले लूं यहां के। 50 रुपए यहां, 10 रुपए के 2 सिक्के ले लूंगा तो 20 रुपए ये हो गया, 50 और 20 70, 37 यहां ले लिए।
अगर मैंने 10 के 3 नोट ले लिए तो 50 और 30 80 27 लेने पड़ेंगे। 4 नोट ले लिए मेरे बच्चे तो 17 लेने होंगे, और 5 नोट ले लिए तो मेरे बच्चे 17 ये था कितना 50 7 नोट लेने होंगे। माफ करना, ये गलत टाइप हो गया। तो उस केस में आपको 7 ही नोट लेने होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पेपर में टेबल बनानी पड़ेगी? नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे? आपको बस ऐसे समझना है, धीरे धीरे दिमाग दौड़ा के, कि देखो यार, अगर हम 50 रुपए के 2 सिक्के ले लेते हैं तो इसकी एक भी जरूरत नहीं है, यहां हमें 7 रुपए लेने पड़ेंगे, 7 सिक्के लेने पड़ेंगे। पहला केस। अगर मैं 50 रुपए का एक सिक्का लेता हूं तो मेरे पास धन हो गया 50 रुपए। इसके मैं 0 सिक्के ले सकता हूं या 0 रुपए ले सकता हूं, मतलब 0 नोट लूंगा। तो नेचुरल सी बात है, ये 50 ही बनेगा, तो यहां मुझे 57 रुपए बनाने पड़ेंगे। वो इजिली बन सकते हैं, है ना? अब बनाओ मत, इसे लिखो मत, समझ सकते हो। सर मैं यहां ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूं? 1 नोट ले सकता हूं, 2 नोट ले सकता हूं, 3 नोट ले सकता हूं, 4 नोट ले सकता हूं, 5 नोट ले सकता हूं, 6 नोट ले सकता हूं। नहीं सर, 6 नोट नहीं, क्योंकि 10 रुपए के 6 नोट ले लोगे तो 60 रुपए यहां बन गए, और 50 का एक नोट, 50 और 60 110 हो जाएगा। आपकी बनाने 107 है, तो इसका मतलब सर इतने ही नोट अप्लाई कर सकते हो आप। यानी एक तरीका ये रहा, और 1 2 3 4 5 6 6 तरीके हो गए। तो 1 + 6 7 तरीके हो गए। ठीक है जी। अब क्या हो सकता है? क्या भाई 50 रुपए का एक भी नोट ना ले? अगर 50 रुपए का एक भी नोट नहीं लेंगे तो 10 रुपए का कोई नोट मत लो, सारे के सारे 107 रुपए 1 रुपए के सिक्कों से बन सकते हैं। आपने कहा ठीक है। या फिर आप इसका एक नोट ले ले, 2 नोट ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, 10 नोट ले ले। तो 10 रुपए के 10 नोट लोगे 100, 7 रुपए यहां से बना दो एक एक रुपए से। क्या हम यहां से 11 नोट ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 11 दही 110 तो बड़ा डाटा हो जाएगा। तो इसको भी पेपर में आपने ऐसे ही सोचना है मन में। क्या कि अगर मैं यहां से 0 नोट लेता हूं 50 का, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? तो बड़ी डायमेंशन इन दोनों में ये है, तो इसको सोल्व करना है। तो 0 नोट ले सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 11 नोट ले सकता हूं? नहीं, 11 पे दिक्कत है। तो कितने तरीके बन गए जी? ये 11 तरीके ही बन गए। तो आपको ऐसे लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे डिपेंड रहा करो। इसको सोल्व किया, उसके बाद इस पे आना है। तो देखो, एक तरीका यहां था, उसके बाद 3 6 तरीके यहां, 7 हो गए। 7 के बाद 3 10, 3 13, 3 16 और 2 18। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 18 तरीके से आप ऐसा काम कर सकते हैं। कितने तरीके से? 18 तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं। ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2019 का। देखिए यार, ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2019 का। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मजा आएगा इस सवाल को अगर आप करेंगे तो। सवाल में ये कह रहा है कि भाई अपने पास 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 और 50। 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 25 ग्राम का और 50 ग्राम का, कि कुल मिला के 5 सिक्के हैं। मतलब 5 बाट है, 2 5 10 25 50 ग्राम भार वाले 5 बाट है। ठीक है जी। सवाल में ये कह रहे हैं, यानी नंबर ऑफ जो क्या बोलेंगे इसको, क्वाइन जो होंगे वो बहुत होंगे, है ना? उसकी अपने पास दिक्कत नहीं है, वो सफिशिएंट है अपने पास, है ना? देखो वर्ड भी लिखा है, वृद्ध। वृद्ध माने पर्याप्त। ठीक है जी। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। लार्ज माने बहुत सारे हमारे पास सिक्के, तो वो दिक्कत नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भाई 78 ग्राम का अगर हमें कोई वजन खरीदना है, या 78 ग्राम के सिक्के हमें लेने हैं, तो हमें कम से कम कितने सिक्के लेने होंगे? यानी 78 ग्राम वजन तोलना है तो कितने सिक्कों की जरूरत होगी? क्या कम से कम 7 सिक्कों की जरूरत होगी? तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यार 78 वजन तोलना है, 78 ग्राम का वजन तोलना है, तो कम से कम कितने सिक्के ले सकते हैं? तो आप यही कहेंगे कि देखो सर, आपको सिक्के कम से कम चाहिए तो डायमेंशन बड़ी से बड़ी करिए। तो सर हम 50 ग्राम का एक ही सिक्का ले सकते हैं, मैक्सिमम एक ही कॉइन ले सकते हैं। 2 कॉइन ले लेंगे तो 100 ग्राम वजन हो जाएगा, हमें तोलना ही 78 है। दूसरा तरीका, सर हम 25 ग्राम का एक सिक्का ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो अब अपने पास सिक्के जानते कितने हो गए? 50 और 25 75 ग्राम हो गया। जबकि अपने को वजन लेना है 78, तो 3 ग्राम का वजन और लेना है, और 3 ग्राम पूरा करने का इनमें कोई तरीका नहीं है। 3 ग्राम बाकियों से पूरा नहीं हो सकता, है ना? 1 ग्राम का सिक्का होता तब तो हम कर देते। तो इसका मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन सर
50 के साथ 25 ग्राम का सिक्का सेट नहीं हो सकता। फिर सर फिर हम ये कर सकते हैं कि 10 ग्राम का सिक्का ले लें। तो 10 ग्राम के कितने सिक्के ले लें सर? तो भैया मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करो। तो 3 सिक्के ले लें सर? ना सर, फिर तो 50 और 30 80 हो जाएगा। तो फिर तो 2 ही सिक्के ले सकते हैं। तो 50 ग्राम यहां हो गया, 20 ग्राम यहां। अब अपने को कितने सिक्के चाहिए जी? ना कितना वजन चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए मेरे भाई? 8 ग्राम। तो अब क्या किया जाए भाई? तो भैया 5 ग्राम का मैं एक सिक्का ले लूं। लेकिन सर दिक्कत वही आएगी, 5 ग्राम का अगर सिक्का लूंगा तो 50 20 70 और 5 75 हो जाएगा। फिर 3 ग्राम बनेगा नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूं, 2 ग्राम के सिक्के मुझे लेने होंगे। और कितने सिक्के ले लेता हूं? 4 सिक्के ले लेता हूं। तो 4 दूनी 8 ग्राम। तो 50 20 70 और 78, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा करने के लिए मुझे कितने सिक्कों की जरूरत हुई? 4 2 6 और 1 7, यानी कम से कम मुझे 7 सिक्कों की जरूरत होगी, तभी मैं 78 ग्राम वजन तोल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं तोल पाऊंगा। तो मेरी पहली स्टेटमेंट मेरे बच्चे मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। कहते हैं यार 78 ग्राम, पहला सवाल था कि 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्कों ही खरीदना आवश्यक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि 78 ग्राम का वजन नापने के लिए, देखिए पीछे जो था ना वो 78 ग्राम के सिक्के लेने थे हमें, यहां क्या है 78 ग्राम का वजन नापना है। जब आप वजन नापते हो तो आप सेटिंग कुछ भी कर सकते हो। कैसे सेटिंग कर सकते हैं बता सकता हूं, बताता हूं थोड़ी देर को ना। लेकिन जब आपको वजन खरीदना है उतना, 78 ग्राम वजन लेना है, 78 ग्राम वजन तोलना एक अलग तरीका है और 78 ग्राम वजन खरीदना एक अलग तरीका। कैसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे 78 ग्राम वजन तोलना है, 78 ग्राम वजन तोलना है, हमें तोलना है मान लीजिए, तो कम से कम कितने तरीके से तोला जा सकता है? तोलना है, ध्यान देना। तो तोलने का तरीका फिर क्या हो जाएगा? तो आप फिर ये कहेंगे कि देखो सर, अब अपने पास है तराजू और 78 ग्राम तोलना है। जुकाम पकड़ गई भाई। तो ये मेरे बच्चे तराजू है अपने पास। हाँ जी, आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। मेरी बात को समझना, फील करना। ऐसे तराजू के बाट लटके रहते हैं भाई, है ना। तो ऐसे मेरे बच्चे तराजू रहती है और तराजू में ये ऊपर एक सेटिंग रहती है अलग से, यहाँ पे इस तरह की तराजू होती है, आपने देखी होगी। ऐसे डंडा पकड़ के तोलते हैं। तो तोलना एक अलग कला है और वजन लेना एक अलग कला थी। मुझे 78 ग्राम वजन के मतलब 78 ग्राम के सिक्के चाहिए थे, तो जो थे उन्हीं में से मुझे उठाना था। लेकिन मुझे 78 ग्राम वजन तोलना है, तो क्या कितने तरीके हो सकते हैं? तो मैं सेटिंग दौड़ा सकता हूं। कैसे? मैं ये कह दूं कि भैया मैं यहां 50-50 ग्राम के 2 सिक्के ले लेता हूं, 50 ग्राम के 2 सिक्के ले लेता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां कितने ग्राम वजन आ गया? 100 ग्राम। यानी इस वाली तराजू में 100 ग्राम वजन आ गया। बिल्कुल ठीक है। मुझे तोलना कितना है? 78 ग्राम। तो मैं इसमें कितना वजन रखूं कि दोनों बराबर हो जाए, पलड़े दोनों पलड़े बराबर हो जाए? तो आप कहेंगे अगर इसमें 100 ग्राम है तो आपको इसमें भी 100 ग्राम रखना होगा। सीधी सी बात है। आप कहें जी उसमें आपने 100 क्यों लिया? क्योंकि मुझे कम से कम सिक्के चाहिए, तो मुझे इसमें 100 है तो इसमें भी 100 लेना होगा। तो 100 का क्या तरीका है? अब मुझे लेना है 78 ग्राम, यानी मैं 78 ग्राम का वजन तोलना चाहता हूं। मैं 78 ग्राम का वजन तोलना चाहता हूं। तो अगर मैं 78 ग्राम का वजन तोलना चाहता हूं
तो इसमें मुझे कितने ग्राम की और जरूरत पड़ेगी? 22 ग्राम की। अगर मैं 22 ग्राम वाला वजन भी इसमें रख दूं तो 22 जमा 78 इसके बराबर आ जाएगा। क्या इन सिक्कों से मैं 22 ग्राम बना सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल शांति से बना दोगे। कैसे बनेगा जी? 10 ग्राम के 2 सिक्के ले लो और 2 ग्राम का एक सिक्का ले लो, यानी 10 ग्राम वाले 2 सिक्के रख देते हैं और 2 ग्राम वाला एक सिक्का रख देते हैं। तो यह आ गया 20 और 2 22, यानी 22 ग्राम वजन वाले 22 ग्राम के कॉइन हमने यहां रख दिए। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मन करके समझोगे तो समझेगा। मुझे तोलना है 78 ग्राम वजन, मैंने यहां रख दिया 100 ग्राम, तो यहां मैंने 100 ग्राम रखने के लिए मेरे बच्चे कितने सिक्कों की जरूरत पड़ी? तो आप कहेंगे 2 सिक्कों की जरूरत पड़ी। यहां मैंने 22 ग्राम रखने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ी? 3 सिक्कों की जरूरत पड़ी। तो अभी तक मैंने 5 सिक्के का प्रयोग किया है। और अगर कोई 78 ग्राम की चीज हुई और मुझे तोलना है कि ये 78 ग्राम है या नहीं, तो मैं आसानी से तोल सकता हूं। और उसका जुगाड़ है बड़ा सिंपल सा, कि मैं इस 78 ग्राम के आर्टिकल को जैसे ही इसमें रखूंगा पलड़े में, तो दोनों पलड़े बराबर आ जाएंगे। और अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये 78 ग्राम की है, क्योंकि 78 प्लस 22 100 ग्राम हो गया और यहां पे मैंने 100 ग्राम है। तो वजन तोलना था तो मेरे पास 2 और 3 5 तरीकों से भी मैं 78 ग्राम वजन तोल सकता था। और सेकंड स्टेटमेंट में यही पूछा हुआ है जो आपका सवाल था कि क्या टू वेइंग 78 ग्राम के, भाई 78 ग्राम का वजन तोलने के लिए यूजिंग दीज कॉइन्स, इन सिक्कों का प्रयोग करके, वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स, क्या 7 से कम सिक्कों का प्रयोग करके वजन तोला जा सकता है? तो जवाब है जी हां, जरूर तोला जा सकता है। और तोलने का तरीका वही है जो सर ने बताया अभी ये वाला। तो मतलब मेरे बच्चे दोनों स्टेटमेंट यहां एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मेरे बच्चे, ये है सीसेट 2019 का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि भाई 100 पार्टिसिपेंट है, बिल्कुल ठीक है। इन 100 पार्टिसिपेंट्स में से इंडियन है कितने जी? 70। तो बाकी नॉट इंडियन कितने हो गए? 30 लोग ऐसे हैं जो भारत के नहीं। कहते हैं 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, और इन 100 में से वेजिटेरियन की जो संख्या है मेरे बच्चे, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी की जो संख्या है वो है 60। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी संख्या हुई 40। अब कहता है जी ये स्टेटमेंट दी हुई, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए मेरे भाई, ऐसे सवालों को जब भी हम सोल्व करते हैं हमेशा वही वाली सिचुएशन रखते हैं, बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा वो वाली चीज। मैं मान रहा हूं यार 60 वेजिटेरियन है, बिल्कुल ठीक है। इस 60 में बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि सारे के सारे जो नॉन इंडियन है वो वेजिटेरियन हो, जो नॉन इंडियन है वो वेजिटेरियन हो। तो नॉन इंडियन कितने? 30। तो अगर 30 के 30 नॉन इंडियन है और वो 30 के 30 वेजिटेरियन है, तब भी मेरे भाई 60 तो नहीं बने। तो कितने की जरूरत और पड़ेगी? तो 30 आदमी और चाहिए जो वेजिटेरियन हो, क्योंकि भाई नॉन इंडियन अगर मैं 30 के 30 ले लूं जो वेजिटेरियन है, तो बाकी 30 कहां से लाऊंगा? तो बाकी 30 तो मुझे इंडियन चुनने पड़ेंगे ना, यानी कम से कम 30 इंडियन तो मुझे चाहिए ना जो वेजिटेरियन हो। तो एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। ये स्टेटमेंट मेरे बच्चे मेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही। और मेरे बच्चे सेकंड वाले में भी देखोगे तो सेम यही चीज उल्टी बनाते हैं। क्या? बुरे से बुरा बनाते हैं। उसने कहा कि कम से कम 10 लोग तो ऐसे इंडियन होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि यार बुरे से बुरा हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे जो 60 के 60 हैं, ये 60 के 60 ऐसे हैं जो इंडियन है, यानी इंडियन 60 के 60 इंडियन ऐसे हुए जो वेजिटेरियन हुए। तो लेकिन इंडियन तो 70 है, तो 70 में से 60 ही तो वेजिटेरियन हुए, तो बाकी 10 कौन से हुए? जो नॉन वेजिटेरियन हुए। तो ये बात भी सही है कि जी कम से कम 10 तो इंडियन ऐसे बचेंगे ही बचेंगे जो हर हाल में नॉन वेजिटेरियन होंगे। यानी मेरे बच्चे पहली और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सीसैट 2019 का।
थैंक यू भाई शिवम भारतीय। देखिए, कहता है जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने के चिन्ह को पार कर रही है तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया। 80% हिस्सा पूरा किया, तो 80% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे, तो जवाब होगा जी 4/5। इसका मतलब अगर पूरी दौड़ 5 यूनिट है, अगर कंप्लीट रेस 5 यूनिट है मेरे बच्चे, अगर कंप्लीट रेस 5 यूनिट है तो अभी जो उसने दौड़ चली है वो 4 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है 12 किलोमीटर जब वो चला गया तब उसे पता चला कि 80% डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। तो 4 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट पूरी दौड़, तो 5 यूनिट थी, 5 थी 15 किलोमीटर। तो मेरे बच्चे पूरी दौड़ जो है वो 15 किलोमीटर। देखिए भाई, कहता है राजू हैज ₹9,000 विद हिम। राजू के पास 9,000 है और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चला कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। देखना भाई, कहता है राजू के पास 9,000 रुपए, ठीक है जी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि भाई जो हैंडसेट वो खरीदना चाहता है, मोबाइल खरीदना चाहता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड पैसा है उसका मात्र उसके पास 75% है। तो मेरे बच्चे 75% की फ्रैक्शन क्या हो गया? तो 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4, यानी टोटल रिक्वायर्ड पैसा, टोटल रिक्वायर्ड मनी, कुल मिला के जो पैसे की जरूरत है मेरे बच्चे, अगर उसकी 4 यूनिट की जरूरत है तो उसके पास मात्र 3 यूनिट पैसा है। तो 3 यूनिट 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 मेरे भाई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 3,000 यानी 12,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि हैंडसेट की जो एक्चुअल कीमत है वो 12,000 रुपए, यानी हैंडसेट खरीदने के लिए 12,000 रुपए की जरूरत है। हैंडसेट खरीदने के लिए मेरे बच्चे 12,000 रुपए की जरूरत है। आपने कहा ठीक है जी, बात मान ली। अब कहता है इसलिए वह एक मित्र से 2,000 उधार ले लेता है। तो 9,000 रुपए थे उसके पास, 2,000 उसने और ले लिए, तो अब हो गए 11,000, और हैंडसेट खरीदने के लिए चाहिए 12,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए की कमी है। अब पहला सवाल ये 2019 का, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाई द हैंडसेट। बिल्कुल सही बात है, राजू के पास अभी भी इतना पैसा नहीं है कि वो हैंडसेट खरीद ले। दूसरा, राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट। ये तो गलत है, इतना पैसा ही नहीं, 11,000 है। राजू हैज एनफ मनी टू बाई द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹500 लेफ्ट विद। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि राजू के पास इतना ज्यादा पैसा कि हैंडसेट भी खरीद लिया और फिर 500 रुपए बचा लिए। राजू हैज एनफ अमाउंट टू बाई द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹1,000 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि राजू के पास इतना पैसा कि हैंडसेट भी ले लिया और फिर साथ में 1,000 रुपए उसके पास बचे भी गए, तो ये गलत है। तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है कि राजू के पास एनफ पैसा नहीं है हैंडसेट खरीदने के लिए, क्योंकि 9,000 थे, 2,000 और यानी 11,000, जबकि चाहिए 12,000 हैंडसेट के लिए। तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है कि राजू के पास एनफ पैसा नहीं है हैंडसेट खरीदने के लिए, क्योंकि 9,000 थे, 2,000 और यानी 11,000, जबकि चाहिए 12,000 हैंडसेट के लिए। देखिए मेरे भाई, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। कहता है किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए होते तो बी को कितने अंक प्राप्त होते? सवाल में कह रहा है यार, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मोर मार्क्स देन बी। कहता है एक पेपर में ए ने बी से 20 नंबर ज्यादा लिए, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब कह रहा है ए बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए। देखो बात वही है, यहां कह रहा है क्या कि भाई ए ने बी से 20 नंबर ज्यादा लिए, मतलब बी ने ए से 20% कम नंबर लिए, और यहां कह रहा है बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए। तो मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 5% की जो वैल्यू है ना वो 20 है। कह रहा है बी ने ए से 5% कम नंबर लिए हैं, तो मेरे बच्चे 5% की जो वैल्यू है वो है 20, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो गई 20/5। तो 100% की वैल्यू बताइए कितनी होगी?
तो 5 चौक 20, 400। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए। फिर से समझाता हूं अपनी बात को। देखो यार, वही बात है, घुमा के बोली जा रही है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस लाइन को पढ़ना जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। ए बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। ए से 20% कम नंबर मिले हैं बी को। मेरा कहने का मतलब यहां सिर्फ इतना है कि अगर ए को मान लीजिए 100% नंबर मिले होंगे तो बी को 20% कम मतलब 80% नंबर मिले होंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20% है। और इस 20% की जो वैल्यू ना सॉरी 5% माफ करना, कह रहा है बी ने ए से 5% कम नंबर लिए। इसे 100 मिले होंगे तो इसे 95% मिले होंगे। और मेरे बच्चे जो 5% है ना, जो 5% का डिफरेंस है वो एक्चुअल में 20 नंबर से डिसाइड हो रहा है, 20 मार्क्स से डिसाइड हो रहा है। तो 1% की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो 20/5 है। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है बी ने कितने नंबर प्राप्त किए। तो मेरे बच्चे बी ने जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए 95%। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 95 कितनी, 5 19 95, 19 दूनी 38, यानी 3। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स। कहता है ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं और एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। ये है मेरे बच्चे ए और इसके जैसा ही एक है बी, ये है बी। कहता है अगर इन दोनों स्टील बॉक्स को एक के ऊपर एक उठा के टेक दिया जाए इस तरह से, यदि बी को ए के ऊपर रख दिया जाए, ये ए है मेरे बच्चे और ये बी है। कहता है अगर बी को ए के ऊपर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यानी मेरे बच्चे अगर ए के ऊपर बी को रखते हैं तो वेट 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब ए का वजन अगर 100% था तो अब इन दोनों का कंबाइंड वेट जो आ रहा है ना, वो सवाल में कह रहा है 160% है, क्योंकि 60% बढ़ गया मतलब 160% है। यानी एक्चुअल में बी का वजन कितना है, 60%। यानी मेरे बच्चे अगर इनका रेशियो लेने पे आऊं तो 20 3 60, 20 5 100। यानी ए का वजन है 5 तो मेरे बच्चे बी का वजन है 3। और ए प्लस बी का वजन कितना है मेरे बच्चे, तो जवाब हुआ साहब 8। अब सवाल में मुझे कह रहा है कि ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन का, तो ए और बी के इंग्लिश में पढ़ते हैं हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू दैट द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई अगर बी को हटा दिया जाए तो ये पूछ रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top। कह रहा है अगर B को हटा दिया जाए, भाई B को रखते हैं तो वजन आया 8 और अगर B को हटा दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों वजन हो गया 5। तो कितने वजन की कमी हो गई, 3 की। तो 3 की कमी 8 पे तो 100 पे कितना, तो मेरे बच्चे मैंने लिखवाया था 3/8 होता 37.5%, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, कहता किसी समूह में 15 आदमी, दो तरीके की चीजें करते हैं। कुछ लोग फ्रेंच पढ़ते हैं या फ्रेंच पढ़ सकते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ सकते हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। तो 15 आदमी है, 15 में 3 हटा देंगे तो मेरे बच्चे भाई बचे कितने, 12। यानी 12 ही आदमी जो दोनों जगह पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ सकते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, जो केवल एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे पास हैं 12। यहां देखें तो 7 और 8 15, तो यहां हमारे हिसाब से 12 हैं बच्चे और यहां बना रहा है 15, तो 15 में 12 गया 3, यानी 3 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पढ़ रहे होंगे। उसी वजह से तो ये 15 बना, नहीं तो 12 होना चाहिए था। अब 7 में 3 गया 4 और 8 में 3 गया 5। इसका मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फ्रेंच पढ़ते हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। देखो टोटल बच्चे 4 3 7 और 5 12, और टोटल बच्चे 12 ही, क्योंकि 15 में 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ते, है ना। और ये सारे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले। उसने पूछा केवल एक भाषा, तो 5 और 4 9।
तो 9 ही ऐसे बच्चे मेरे बच्चे जो एक भाषा पढ़ते हैं। ये सवाल है सीसैट 2019 का। हाँ जी, देखिए यार, सवाल ने कहा एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दी और इस पे उसे 20% का लॉस हुआ। तो मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? तो आपका जवाब होगा जी 1/5। माने सीपी 5 है तो 1 का लॉस, यानी चीज 5 में खरीदी, 1 का लॉस, तो बेची कितने में है जी? 4 यूनिट में। और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, और सेलिंग प्राइस है उस कार का 3 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हो जाएगा मेरे भाई आंसर। अब आप जानते हैं 5×3 = 15, 15 का चौथा हिस्सा करेंगे तो वो आ जाएगा 3×75। कह रहा है राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदे। ये राकेश और ये राजेश। कह रहा है 10 रैकेट और 10 गेंदें खरीदी। बड़ी चीज ये कह रहा है प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है। इफ ईच रैकेट कोस्ट 3 टाइम्स ऑफ ए बॉल टच। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि अगर गेंद की कीमत 1 यूनिट है ना, तो रैकेट की जो कीमत है ना वो रही होगी 3 यूनिट। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। और हमने 10 ही गेंद खरीदी, 10 ही रैकेट, तो भाई 10 गेंद 1 रुपए के भाव से 10 की होगी, और 10 ही रैकेट लेंगे तो 10 रैकेट 3 के भाव से कितने के? तो 30 और 10 40। यानी टोटल जो खर्चा हुआ ना वो 40 यूनिट का हुआ है, जिसमें राकेश और राजेश दोनों ने चीजें मिलकर खरीदी है। और दोनों ने जो चीजें खरीदी हैं मेरे बच्चे, वो खरीदी हैं 1500 रुपए और 1300। यानी दोनों का टोटल खर्चा है मेरे भाई 1800 रुपए, नहीं 2800 रुपए, माफ करिए। तो 40 यूनिट 2800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए हो गई। तो अब हमसे पूछ ही रहा है कि रैकेट की कीमत बताओ, तो रैकेट था 3 यूनिट मेरे भाई, तो 1 यूनिट 70, तो 3 यूनिट कितना हो गया? 210। यानी हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि बॉल की कीमत थी 70 रुपए, तो रैकेट की कीमत थी मेरे बच्चे 210। अब हमसे रैकेट पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यार, अभी जो टाइप आप पढ़ रहे थे वही तो टाइप है ये। बस यहां स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि बाई 8 गेट टू फ्री। इसी बात को घुमा के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है मेरे भाई। यहां पे ध्यान से देखोगे ना, नोटिस करोगे तो आपको पल्ले पड़ेगा। क्या कह रहा है कि राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी। कहते हैं स्पेसिफिक कंपनी के 8 मोबाइल सेट खरीदने की राकेश की हिम्मत है, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकता है। मतलब उसी पैसे में 8 खरीद रहा था, लेकिन दुकानदार ने कहा तू चल उसी पैसे में 10 ले जा। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई पैसे तो दिए 8 के, लेकिन 2 फ्री ले आया, तभी तो 10 दिए। तो कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट परसेंट बताना है तो ये बताओ कि उसके घर से कितने हैंडसेट गए हैं? 10। और उसे जो पैसा मिलेगा वो कितने हैंडसेट का मिलेगा? 8 का। आप 10 से गुना करो, कर लो, नहीं छोड़ दो। तो 10 वाली चीज 8 में बेची तो 2 का डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट 10 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 20%। यानी 20% डिस्काउंट पे सारी कहानी सेट हुई है। कहता है एना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। कहता है एना की शादी, मतलब एना के माँ बाप की जब शादी हुई तो उसके 4 साल बाद एना पैदा हो गई। उसकी मदर जो है वो उसके पिता से 3 साल छोटी है। ये मदर, ये उसके फादर, यानी उसके फादर की एज एफ है तो उसकी मदर की एज F-3 है। एंड 24 ईयर ओल्डर देन ईना। और कहता है ईना से 24 साल बड़ी है। तो उसकी मां की उम्र ईना से 24 साल बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। देन ईना हु इज 13 ईयर ओल्ड। और ईना जो है मेरे बच्चे वो 13 साल की है। ईना की एज जो है वो 13 साल है, तो ईना की एज है मेरे बच्चे 13 साल।
ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। एट व्हाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड? तो बताइए एना के पिता की शादी किस साल हुई? तो देखो यार, अगर ईना की एज 13 है तो उसकी माँ की एज कितनी होगी? 13 और 24 37। तो इसकी माँ की जो उम्र है वो 37 साल है, और इसकी माँ की जो एज है वो इसके फादर से 3 साल छोटी है, तो इसके फादर की एज होगी 40 साल। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताना, ईना 13 साल की है आज, और जब इसके पापा की शादी हुई तो शादी के 4 साल तक ईना दिखाई भी नहीं दी। हाँ, है ना? यानी 4 साल तक तो शादी के बाद बच्चा ही नहीं हुआ, 4 साल बाद बच्चा हुआ। तो 4 साल तो वो गैप हो गया, और 13 साल की ईना होगी, यानी 17 साल पहले इसके बाप का ब्याह हुआ था, मतलब इसके फादर की शादी हुई थी। तो 40 में 17 घटाएंगे तो हम कहेंगे जी जब इसके फादर 23 साल के थे ना, जब वे ब्याह दिए थे, मतलब 23वें साल में शादी हो गई थी। 2019 का क्वेश्चन कहता है एक परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनके माँ के वजन का औसत 50 किलोग्राम है। भाई 2 बच्चे हैं, ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, और ये उसकी माँ। कहता है इन तीनों का जो एवरेज है वो मेरे बच्चे 40 किलो, नहीं 50 किलोग्राम, माफी चाहता हूँ। कहता है तीनों का वजन 50 किलोग्राम है। बच्चों और उनके पिता के वजन का औसत 42 किलोग्राम है। कहता है दोनों बच्चों और उनके फादर, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है मेरे बच्चे वो 52 किलोग्राम है। अब कहता है यार पिता का वजन अगर 60 किलोग्राम है तो माँ का वजन ज्ञात करिए। देखिए बड़ा ही आसान है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या वैल्यू आएगी? तो आप कहेंगे देखो औसत 50 है तो तीनों का जोड़ हो गया 150। हाँ जी, हटाते हैं इसे। अब अगली बात ये कि यहां इन दोनों को जोड़ दें तो C1 प्लस C2 प्लस F, तो इनका औसत 52 है, तो जोड़ क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 156। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ये कट जाएगा, तो मदर माइनस फादर आ जाएगा कितना भाई? -6। और सवाल में कह रहा है कि फादर का जो वजन है वो 60 किलोग्राम है, तो -60 उधर जाएगा प्लस का, तो मदर की जो वैल्यू आएगी वो 54 आएगी। और यही आपसे सवाल में पूछा गया 2019 में कि माँ की औसत आयु ज्ञात करिए, तो 54 किलोग्राम। कह रहे यार 100 बच्चों के औसत अंक 40 दिए गए। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 53 थे, यानी सही में नंबर थे 53, लेकिन गलती से जो हमने पढ़ लिए हैं वो 83 पढ़ लिए हैं। तो अपने वो बात पल्ले पड़ी कि हमने उसके नंबर दे दिए हैं 83, जबकि देने थे 53। तो मुझे तो आप सिर्फ ये बताना कि हमने ज्यादा दिए हैं कि कम। तो आपका जवाब होगा सर ज्यादा दे दिया हमने। भाई 53 देने थे, 83 दे दिए, कितने ज्यादा दे दिए? 30 ज्यादा दे दिए। अब क्या करोगे कि सर जो ये 30 ज्यादा दिए थे अब इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि सही वैल्यू तो 30 कम है ना इससे, तो 30 घटाएंगे, लेकिन कितने बच्चों पे? 100 बच्चों पे। यहां तो कहानी है कि केक कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा, तो हम कह देंगे जी सभी के औसत में 0.3 की कमी हो गई। तो औसत था 40, 0.3 की कमी हो गई, तो आंसर आया मेरे बच्चे 39.7। यानी अब नया औसत जो है वो 39.7 है, 39.7। ये है यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन मेरे बच्चे। देखिए यार जैसा आपने पिछला सवाल पढ़ा, सेम वही सवाल है कि भाई 1000 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं, तो कहता है कि x 1000 मीटर दौड़ेगा तो y को वो स्टार्ट दे देता है कितने मीटर का? 40 मीटर का, यानी उतनी देर में y को केवल 960 ही दौड़ना पड़ेगा। और x जो है वो z को दे देता है 64 मीटर का, तो z को तो 64 मीटर कम मतलब 936 मीटर ही दौड़ना होगा। कहता है जितनी देर में x 1000 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में y को दौड़ना है 960, तो z को दौड़ना है 936, क्योंकि y को 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो z को 64 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। आपने कहा ठीक है। अगर मेरे भाई मैं इनका रेशियो यहां से लेता हूं तो आप कहेंगे सर 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो 12 से भाग जा रहा है, तो 12 7 84, 12 8 96, 80 आया, और यहाँ 12 से काटेंगे
तो 12 सात 84, 84 के बाद कितना बचा? 9, 12 8 96। अब 2 से फिर कट रहा है तो 40, तो ये आया 39। तो इसका मतलब जितनी देर में x 40 यूनिट दौड़ेगा उतनी देर में z दौड़ेगा 39 यूनिट। यानी अगर z मतलब रेस अगर 40 मीटर की हो तो y z को मात्र 1 मीटर का ही स्टार्ट दे सकता है। आपने कहा हाँ, लेकिन अगर रेस 1 मीटर की हो तो 1/40 का स्टार्ट दे देगा। और रेस मेरे बच्चे अगर 1000 मीटर की हो तो कितने का स्टार्ट दे देगा? गुना 1000। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। काटेंगे तो आएगा 25 मीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 मीटर का स्टार्ट दे देगा। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर है।